अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके सामने पेश है तारक इस्माइल सागर का शोराए आफाक नावल ए राहे हक के शहीदों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में एक अच्छा सा कमेंट करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। दुश्मन की मुसलसल और भारी तोपों से होने वाली गोलाबारी को मामूल की गोलाबारी नहीं समझा जा सकता था। मार्च के आखिरी हफ्ते से अप्रैल के दरमियानी हफ्ते तक दुश्मन वक्फे से पाकिस्तानी पोस्टों और बंदोबस्ती कैंपों पर गोलाबारी कर रहा था, जिससे इसके अज़ाइम वाज़े होने लगे और ये अंदाज़ा लगाया गया कि भारतीय फौज पाकिस्तानियों को मसरूफ़ रखकर कोई खुफिया कार्रवाई इस गोलाबारी की आड़ में करना चाहती है। धोखे की इस चाल का जायजा लेने के लिए पाकिस्तानी ब्रिगेड कमांडर ने इंतहाई खतरनाक फैसला कर लिया था। 16 अप्रैल को तमाम एहतियातें बालाए ताक रखकर पाकिस्तानी ब्रिगेड कमांडर ने हेलीकॉप्टर के जरिए 22,000 फीट की बुलंदी पर जाकर खुद हालात का जायजा लेने का फैसला कर लिया और गंगा बेस के इलाके पर परवाज करते हुए भारतीयों की कार्रवाई नोट कर ली। पाकिस्तानी ब्रिगेड कमांडर ने देखा भारतीयों ने इस गोलाबारी की आड़ में और पाकिस्तानी पोस्टों के दरमियान पहाड़ी सिलसिले की वजह से नकलो हरकत नजर न आने का फायदा उठाते हुए चोटी तक जाने वाले पहाड़ी सिलसिले पर 5 पोस्टें गंगा, साधु, आगरा 1, आगरा 2 और MG पोस्ट कायम कर ली थी और अब वो इन पोस्टों से आगे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी की तरफ पेशकदमी कर रहे थे। उन्होंने ब्रिगेड कमांडर के हेलीकॉप्टर पर मुसलसल फायरिंग की, लेकिन मुश्ताक दलेर पायलट अपना हेलीकॉप्टर बचाकर ले गया। सूरत हाल अलार्मिंग थी। भारतीयों ने अपनी नकलो हरकत दिखाई न देने का भरपूर फायदा उठाते हुए पोजीशन बड़ी मजबूत कर ली थी और अब वो बुलंद तरीन चोटी से बमुश्किल चंद घंटों की मुसाफत पर थे। ये वक्फा ऐसा मुख्तसर था कि पाकिस्तानी फौज का भारतीयों से पहले चोटी तक पहुंचना मुमकिन दिखाई नहीं देता था। ब्रिगेड कमांडर की रिपोर्ट ने सूरत हाल की संगीनी का सबको शिद्दत से एहसास दिला दिया। इधर दुश्मन की जारहियत को रोकने के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई का फैसला किया गया, क्योंकि एक मरतबा अगर वो 22,000 फीट बुलंदी पर अपनी पोस्ट कायम कर लेते तो उन्हें वहां से वापस भेजना मुमकिन नहीं था। इतला मिलते ही कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल इमरान पहुंच गया और इस कमांडर नॉर्दर्न एरिया मेजर जनरल अयाज अहमद और ब्रिगेडियर रियाज बुखारी के साथ उन्होंने सलाह मशवरे के बाद फैसला किया कि भारतीयों को 22,000 फीट बुलंदी पर मौजूद इस चोटी पर पहुंचने से रोकने के लिए फौरी तौर पर भारतीय पोस्टों साधु और MG के दरमियान मौजूद सेडल पर कब्जा कर लिया जाए। इस तरह भारतीयों की पेशकदमी रोकना शायद मुमकिन हो जाए। सेडल तक पहुंचना भी कारदार था। ये रास्ता इंतहाई खतरनाक, पेचीदा और बिल्कुल अजनबी था। मौसम की हवलनाकिया इससे सिवा थी। कदम कदम पर गहरी और अंधी खाइयां इंसानी वजूद निकलने के लिए अपना मुंह फाड़े मौजूद थी और इस बात का इम्कान भी पाया जाता था कि भारतीयों को इनके नकलो हरकत की खबर हो जाएगी और 2 पोस्टों के दरमियान घेरे में आने वाले इन जाबाजों के लिए फिर कोई राह बाकी नहीं बचेगी। इन तमाम खतरात के बावजूद इस मुहिम जोई का फैसला कर लिया गया। कैप्टन कौसर हबीब की सरकर्दगी में लेफ्टिनेंट नवीद और 10 जवानों पर मुश्तमिल एक जमात को हुक्म दिया गया कि वह सेडल की तरफ पेशकदमी करे और इंतजामी कैंप कायम कर ले। 16 अप्रैल की शाम को इस इंतहाई खतरनाक सफर का आगाज हुआ। कैप्टन कौसर और इनके साथियों ने अपनी जानें हथेली पर रखकर अपने इंतजामी कैंप से आगे 17 अप्रैल तक 17,000 फीट की बुलंदी पर एक के बाद एक 3 कैंप कौसर 1, कौसर 2 और कौसर 3 कायम करके इंसानी अज़्मो हिम्मत की लाजवाल मिसाल कायम कर दी। कैंप के 3 सेडल के दामन में कायम किया गया और कैप्टन कौसर को खराजे तहसीन अदा करने के लिए ही इस कैंप का नाम इनके नाम से मंसूब किया गया। अब एक और इंतहाई खतरनाक मुहिम का आगाज हुआ। इस कैंप से पहाड़ पर मौजूद सेडल पर पहुंचने के लिए 80 डिग्री की इंतहाई खतरनाक और अमूदी चढ़ाई थी। यह अमूदी चढ़ाई बर्फ की एक दीवार थी। पाकिस्तानी जवानों ने बर्फ की इस दीवार पर कील ठोंक कर रस्सों की मदद से सेडल तक पहुंचना था। इंसानी इख्तियार और बस में मौजूद तमाम तर तवानाइयों को बरोकार लाकर भी अगले 3 दिनों में सेडल तक पहुंचना मुमकिन नहीं था, जबकि भारतीय फौजें मुसलसल चोटी की तरफ बढ़ रही थी। हालात लम्हा बलम्हा नाजुक सूरत हाल इख्तियार कर रहे थे। बेकरारी बढ़ रही थी, तशवीश में इजाफा हो रहा था। मुस्तरब अफसरान और दुश्मन पर टूट पड़ने के लिए बेचैन जवान इस बात का तस्वुर भी नहीं करना चाहते थे कि दुश्मन इन्हें जेर करने की पोजीशन में आ जाए। K3 से एक और कोशिश सेडल तक पहुंचने के लिए की गई
और पाक फौज के 3 सरफरोश जियाले नामूसे वतन पर कुर्बान होने के लिए आज़म सफर हुए। अभी वो सैडल से दूर ही थे जब अचानक एवलांच बर्फानी तूफान ने इन्हें आ लिया। ये तूफान अपने साथ सैकड़ों मन भारी बर्फ के तोदे भी लेकर आया था। कुदरती आफात के आगे इंसानी हिम्मत की लाजवाल कहानियां लिखकर पाकिस्तानी फौज के 3 शेरदिल कप्तान कैप्टन जावेद, कैप्टन फयाज और कैप्टन जैलानी सैकड़ों मन वजनी बर्फानी तोदों के नीचे दबकर अपनी जान जाने आफरीन को सौंप गए। राहे हक के ये शहीद नौजवान थे, जिंदगी की तमाम राहनाइयां अपने साथ लिए जी रहे थे। इनकी सजीली जवानियां दिफाए वतन पर कुर्बान हो गई क्योंकि वो दुश्मन की बर्तरी का एक लम्हे के लिए तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। जमीनी रास्ते से सैडल तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। फिजाई रास्ते इख्तियार करने का फैसला हवा और हेलीकॉप्टर के जरिए जवानों को सैडल पर उतारने की कोशिश की गई, लेकिन अजाबनाक मौसम और मुनासिब जगह न होने के सबब ये कोशिश भी कामयाब न हो सकी। 19 अप्रैल को सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन हो गई। लड़ाई नतीजा खेज मरहले पर पहुंच गई थी और पाकिस्तानी जवानों को अभी तक सैडल तक पहुंचना भी मुमकिन नहीं हुआ था। अब जो कुछ भी होना था सिर्फ चंद घंटों में होना था। खामोश रहकर सूरत हाल को देखा नहीं जा सकता था। हर लम्हा कीमती और जानलेवा होता जा रहा था। इस मरहले पर दुनिया की जंगी तारीख का इंतहाई खतरनाक फैसला किया गया। मेजर जनरल अयाज, ब्रिगेडियर बुखारी, लेफ्टिनेंट कर्नल नकवी और आर्मी एविएशन के फ्लाइट कमांडर मेजर हसनैन मेहंदी के दरमियान इस नाजुक मरहले पर होने वाली मीटिंग में हेलीकॉप्टर की सीलिंग से बांधकर जवानों को 2000 फीट की बुलंदी पर उतारने का फैसला किया गया। 9A के रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल नकवी और आर्मी एविएशन के फ्लाइट कमांडर मेजर हसनैन मेहंदी थोड़ी देर बाद मेजर जनरल अयाज से अहकामात वसूल करने के बाद पाकिस्तान आर्मी की शुजाअतों, कामरानियों और पाकबाजियों की एक नई तारीख रकम करने का अज़्म बिलजज़म लिए 11वीं पोस्ट से बाहर आ गए। तारीख ने इस नाजुक मरहले पर इनका इंतखाब जिस कारहाए नुमाया के लिए किया था, बज़ाहिर वो इंसानी इख्तियार से बाहर की बात थी। इस बात का इल्म इन पेशावर अफसरान को भी था कि गोश्त पोस्ट के इंसान अपने तजर्बे, ताकत और तरबियत की बुनियाद पर ऐसे काम नहीं कर सकते। अलबत्ता यकीन कामिल और कुव्वत ईमानी से ऐसे करिश्मे ज़रूर अंजाम पा जाया करते हैं। करिश्माती कुव्वतों के हामिल ये अफसरान अपने एक ऐसे ही कारहाए नुमाया अंजाम देने जा रहे थे, जहां 9A के रेजिमेंट के कर्नल नकवी ने अपने जवानों को इकट्ठा किया और हाई कमान के फैसले से आगाह करते हुए बताया कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग के इस फैसले को उन्हें हर कीमत पर अमली जामा पहनाना है। हाँ, वहाँ मौजूद तमाम अफसरान और जवानों ने आगे बढ़कर अपने नाम रजाकाराना तौर पर इस जान कुन मुहिम के लिए पेश कर दिए। शानदार अस्करी रिवायात के आमिल 9A के रेजिमेंट के शेरदिल जियाले ज़ोके जिहाद और शोके शहादत से मतवाले हुए जा रहे थे। इनके पास फातिहाना मुहिम्मात की एक तारीख थी। सन 71 और सन 72 में उन्होंने वादी लेपा में भारतीयों के दांत खट्टे किए थे। आज फिर वो अपनी रिवायात दोहराने जा रहे थे। कमांडिंग अफसर का इंतखाब तो और था, लेकिन इससे पहले सैडल तक जमीनी रास्ते से जाने की कोशिश करने वाले लेफ्टिनेंट नवीद के हिस्से में ये सआदत कातिबे तकदीर ने पहले से लिख दी थी। इनका जज्बा इसार सब पर बाजी ले गया। लेफ्टिनेंट नवीद और नायक याकूब जो स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी SSG से थे, इस मुहिम के लिए सरफराज हुए। आर्मी एविएशन के कैप्टन सैगल और कैप्टन जिया को दूसरी तरफ से मुंतखब किया गया और बज़ाहिर इंसानी अकल के अहाते में न आने वाले अजीम तरीन कारनामे की अंजामदही के लिए तैयारियां शुरू हो गईं। दुश्मन फौज की मौजूदगी में आर्मी एविएशन के पायलट इन जियालों को अपने हेलीकॉप्टरों की सीलिंग से बांधकर 22,000 फीट की बुलंदी पर उतारने जा रहे थे। 19 अप्रैल की सुबह 9:30 पर दिल की गहराइयों से निकलती लरसते होंठों से अरशे मोहल्ला तक पहुंचती दुआओं के जलू में कमांडर कैप्टन सहगल और मावन पायलट कैप्टन जिया ने अपने चापर की सीलिंग से लेफ्टिनेंट नवीद को बांधा और फिजा में बुलंद होने लगा। दर्जा हरारत -40 डिग्री सेंटीग्रेड था। बर्फीली हवाओं का सीना चीरते 70 मील फी घंटा की रफ्तार से परवाज करते हेलीकॉप्टर से रस्सी से बंधे लेफ्टिनेंट नवीद को बर्फीली हवाओं के थपेड़े मुंजमद किए जा रहे थे। कैप्टन सहगल को एक ही फिक्र दामनगीर थी कि इस अजाबनाक मौसम में क्या पाकिस्तानी आर्मी का ये नौजवान लेफ्टिनेंट जिंदा रह पाएगा। चंद सेकंड्स गुजरने पर वो अपने हेलीकॉप्टर के सीलिंग मिरर से लेफ्टिनेंट नवीद को देख रहा था। एक मरहले पर तो इसका दिल थक से रह गया जब इसने अकबी शीशे में देखा कि नवीद बेहिस्सो हरकत है। सहगल तब यही समझे कि खुदा न खास्ता नवीद जम गया है, लेकिन यहाँ सिर्फ फौज का ही नहीं दिलों का मजबूत रिश्ता भी कायम था।
सहगल के इस कल्बी इस्तराब को सीलिंग से बंधे नवीद ने महसूस करते हुए अपने चेहरे से जैकेट का हुड उठाने के लिए हाथों को हरकत देकर मुतमईन कर दिया। 9:35 पर लेफ्टिनेंट नवीद को 21,800 फीट की बुलंदी पर मौजूद इस चोटी के दामन में एक बड़ी चट्टान के नजदीक उतार दिया गया। 5 मिनट बाद एसएसजी के नायक याकूब को भी इनके नजदीक उतार दिया गया। दोनों जाबाजों को 16,000 फीट बुलंदी से उठाकर करीबन 22,000 फीट बुलंदी पर उतारा गया था। 8,000 फीट बुलंदी का फर्क फौरन इनके जिस्म और दिमाग पर असरअंदाज होने लगा था। ऑक्सीजन की कमी और अचानक इतनी ज्यादा बुलंदी पर उतरने से इनको शदीद सरदर्द का आर्जा लाहक हो गया, लेकिन वो तमाम इंसानी जज्बात और तकालीफ से मुबर्रा थे। पहाड़ की बुलंद तरीन चोटी यहाँ से मजीद 350 फीट बुलंद थी। ये एक अमूदी बर्फीली दीवार थी जिसे अबूर करके पहाड़ की चोटी को सर किया जा सकता था। बर्फीली और रोकदार चट्टानों पर अपने कदम जमाने के बाद दोनों ने खुद को नॉर्मल करने के लिए इंसानी बसात की हद तक हर मुमकिन कोशिश कर डाली। दोनों ने आधे घंटे की मुसाई से एक चट्टान की ओर में अपनी पोजीशन बनाई और लेफ्टिनेंट नवीद ने आंखों से दूरबीन लगाकर सामने हालात का जायजा लिया। उन्हें चोटी तक पहुंचने के लिए खतरनाक बर्फानी दीवार उबूर करनी थी। यहाँ से भारतीयों की पोजीशन तो दिखाई नहीं देती थी, लेकिन वो भारतीय जरूर दिखाई दे रहे थे जो चोटी पर कब्जा करने के लिए ऊपर आ रहे थे। नवीद ने अंदाजा लगा लिया था कि इनका फासला चोटी से करीबन 40-50 मीटर ही रह गया है। यह सूरत हाल इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो यहाँ इसलिए नहीं आए थे कि दुश्मन को आसानी से चोटी पर काबिज होने दें। उन्हें दुश्मन को रोकना था, ख्वाह इसके लिए अपनी जान की कीमत ही क्यों ना चुकानी पड़े। अभी नवीद ये कुछ सोच ही रहे थे जब अचानक तेज हवाएं चलने लगी। दोनों ने सामने चोटी की तरफ देखा जहां सफेद आसमान अब स्याही माइल हो रहा था, जिसका मतलब यह था कि अगले चंद मिनट बाद ही यहाँ शदीद बर्फानी तूफान आने वाला है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आंखों पर स्याह ऐनके होने के सबब वो एक दूसरे के जज्बात को न जान सके, लेकिन एक दूसरे के इज़्तिराब को महसूस कर सकते थे। नवीद ने अंदाजा लगाया उन्हें यहाँ पहुंचे अभी बमुश्किल 40 मिनट ही गुजरे थे जब मौसम अपनी तमाम तर कहरनाकियों के साथ इन पर हमलावर हो रहा था। दोनों संभल कर बैठ गए। बर्फानी तूफानों ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा था। दोनों को इस सूरत हाल में यह इत्मीनान जरूर हासिल था कि अब अगर वो आगे नहीं बढ़ सकते तो इस तूफान में दुश्मन के लिए भी अपनी जगह से हरकत करना मुमकिन नहीं रहा। उन्हें अब जिंदा रहने के लिए अपने आप से एक तवील जंग लड़नी थी और इस जंग का आगाज हो चुका था। लेफ्टिनेंट नवीद ने अपने साथी का हौसला बढ़ाया। दोनों को अपनी जिम्मेदारी और इस मिशन की अजमत का एहसास था, जिसके लिए वो ही नहीं हेलीकॉप्टर के पायलट भी जान पर खेल गए थे। इनकी आमद के पौन घंटे बाद ही कुदरत ने उन्हें आजमाइश में डाल दिया था। इस लम्हे लेफ्टिनेंट नवीद को वो बात याद आ गई जो इसे बचपन में कहीं किसी बुजुर्ग ने कही थी कि आजमाइश अल्लाह की सुन्नत है। लाशऊर के किसी गोशे में महफूज इस बात ने इसका हौसला दोचंद किया। नायक याकूब कमांडो थे। इनको तरबियत ही ऐसे खतरनाक हालात में अपने हवास कायम रखने के लिए दी गई थी। दोनों ने खुद को नॉर्मल रखने के लिए एक दूसरे का हौसला बढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों एहसास जिम्मेदारी से जिंदगी और मौत का मार्का लड़ रहे थे और तूफान की शिद्दत बढ़ती चली जा रही थी। सारा दिन और सारी रात तूफान की नजर हो गई। उम्मीद थी कि अगला दिन नॉर्मल होगा, लेकिन अगले दिन बर्फानी तूफान का कहर और बढ़ गया और बढ़ता चला गया। यह तूफान 2 दिन मुसलसल जारी रहा। इन 36 घंटों में इनका जिंदा रहना किसी मौजे से कम नहीं था। इसी दौरान दोनों ने आंख नहीं झपकी थी। वो थे एक बर्फीली चट्टान थी, इनके नाकाबिले तस्खीर अज़ाइम थे और अल्लाह की नुसरत जो इनके साथ शामिल हाल थी। नवीद को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था। वो अपने पास मौजूद चॉकलेट जबरदस्ती अपने साथी को खिलाते जा रहा था, बार बार इसकी खैरियत दरियाफ्त करते रहे। हालांकि नायक याकूब को खुद से ज्यादा इनकी फिक्र दामनगीर थी, क्योंकि जिस्मानी तौर पर वो ज्यादा मजबूत थे। लेकिन धान पान से इस लेफ्टिनेंट ने जिस पामर्दी से 36 घंटे बसर किए, वो नायक याकूब की जिंदगी का कभी ना भूलने वाला तजर्बा बन चुका था। इनके बरक्स भारतीय फौजें यहाँ 6 दिन से क़याम पजीर थी। भारतीयों ने खुद को मौसमी हालात के मुताबिक 6 दिनों में ढाल लिया था और अपने हिफाजती खैमे भी गाड़ रखे थे। इन खैमों में मौजूद गर्म बिस्तरों में दबक कर वो ज्यादा आसानी और सहूलत के साथ हालात का मुकाबला कर सकते थे। भारतीयों ने पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर से उन्हें उतरते तो जरूर देखा था, लेकिन वो इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि 56 घंटे के तवील तूफान के बाद दोनों जिंदा बचे होंगे, क्योंकि इन 36 घंटों में इन तक किसी भी मदद का पहुंचना मुमकिन नहीं था।
हेलीकॉप्टर की परवाज का सवाल ही नहीं उठता था और पहाड़ की जिस ऊंचाई तक उन्हें हेलीकॉप्टर ने 35 मिनट में पहुंचा दिया था, वहां पैदल फौज का अगले एक हफ्ते में पहुंचना भी मुमकिन नहीं था। भारतीय हरबल दस्तों के कमांडर ने जब अपने कमांडिंग ऑफिसर को वायरलेस पर बताया कि 2 पाकिस्तानी इनके सामने 22,000 फीट की बुलंदी पर हेलीकॉप्टर के जरिए उतर चुके हैं, तो उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मालूम होता है मौसमी हालात ने तुम्हारे ज़हन पर भी असर डाला है। इतला मिलने पर भारतीय कमांडिंग ऑफिसर ने हरबल दस्तों के कमांडर से हंसते हुए कहा, नो सर, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं। हरबल दस्ते के कमांडर को न जाने क्यों इस मरहले पर अपने कमांडिंग ऑफिसर का ये लतीफ़ा पसंद नहीं आया था। ऑल राइट, फिक्र न करो, तुम अपना काम जल्दी जारी रखो और जब इनका चापर दूसरे जवानों को लेकर आए तो मुझे ज़रूर इतला देना। कमांडिंग ऑफिसर के लहजे का तंज बरकरार था। हरबल के कमांडर ने बड़े गुस्से से ओके सर कहा था। इसका खून खोलने लगा था कि इसके कमांडिंग ऑफिसर ने इसकी बात पर यकीन करने की बजाय इसे मजाक समझा और इसका तमस्खर उड़ाया, लेकिन जल्द ही वो नॉर्मल हो गया। इसने सोचा कि अगर वो खुद कमांडिंग ऑफिसर की जगह होता तो इन हालात में इसे कोई ऐसा पैगाम मिलता तो वो भी पैगाम देने वाले की इस हालत पर जरूर शक करता, क्योंकि ऐसे बर्फानी इलाके में इतनी बुलंदी पर जहां हर दूसरी चट्टान इंसान और इसकी बनाई हर मशीन को निगलने के लिए मुंह फाड़े खड़ी थी, यह मुमकिन ही नहीं था कि कोई हेलीकॉप्टर 22,000 फीट की बुलंदी पर किसी जवान को अपनी स्लिंग से बांध कर उतार दे। इस इलाके में गुज़श्ता 3 माह से खिदमत अंजाम देने वाले कुमाऊं रेजिमेंट के इस कप्तान को इल्म था कि 70 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ने वाले हेलीकॉप्टर से अगर किसी इंसान को -40 दर्जे सेंटीग्रेड बर्फीले मौसम में बांध कर परवाज की जाए और वो इंसान गोश्त पोस्ट का बना हो, तो इस बात का सवाल ही नहीं उठता था कि इसकी रगों में सर्दी ने खून जमा न दिया हो। लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से दोनों को चट्टान पर उतरते देखा था। हरबल के कमांडर की तशवीश बढ़ने लगी थी। माजी का तजर्बा ये बताने के लिए काफ़ी था कि जहाँ ये लोग आ गए हैं वहाँ से तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक इनके जिस्मों में जिंदगी की रमक बाकी है। वो कायद ओपी पर हमला करने वाले दस्तों में शामिल था और सियाला महाज की वो जंग इसको आज 2 साल गुजरने के बाद भी अच्छी तरह याद थी। इसने ब्लाफूनला की लड़ाई तो नहीं देखी थी, लेकिन अपने इन दस्तों से ज़रूर मिला था जो इस लड़ाई के बाद से अक्सर आर्मी अस्पतालों के मुस्तकिल मरीज बन गए थे। उन्होंने कुमाऊं रेजिमेंट के इस जाट को बताया था कि हमला आवर इंसान नहीं किसी और मखलूक से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कस्में खाकर इसे बताया था कि जो बातें वो महाभारत में कौरवों और पांडवों से मुतल्लिक अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं वो उन्होंने अपनी आंखों से सच होते देखी हैं। यही वजह थी कि इसे यकीन करना पड़ा और अब इसकी तशवीश में इजाफा होने लगा था। इसे बेहतरीन लड़ाका फोर्स के साथ पहाड़ की इस चोटी पर कब्जे का हुक्म देकर रवाना किया गया था और अब वो चोटी से बमुश्किल 40 मिनट की दूरी पर इस तूफान में फंस कर रह गए थे। ब्रिगेडियर कमांडर आसफ रियाज बुखारी को दोनों की फिक्र सबसे ज्यादा दामनगीर थी। दोनों को नवीद टॉप पर उतारने के फौरन बाद ही मौसम के ऐसे तेवर बदले थे कि इनसे अब कोई राब्ता ही मुमकिन नहीं था। दोनों के पास कोई वायरलेस सेट नहीं था क्योंकि इनके बाद और जवानों को भी इनके साथ ही उतारने की जंगी हिकमत अमली बनाई गई थी। बेस कैंप में मौजूद हर जवान और ऑफिसर मुतफिकर था। इनके और इनके प्यारों के दरमियान कुदरत हायल हो गई थी। वो भारतीय फौजियों से तो लड़ सकते थे लेकिन कुदरत से जंग मुश्किल थी। दोनों के लिए मुसलसल दुआएं की जा रही थी। दोनों की सलामती के लिए हर जवान और अफसर अल्लाह के हुजूर इल्तिजाएं कर रहा था और इनकी इल्तिजाएं रंग ले आईं। 21 अप्रैल को मौसम खुल गया। ब्रिगेडियर कमांडर आसफ रियाज बुखारी ने तमाम एहतियातें बालाए ताक रखी और वो खुद अपने जवानों की खैरियत जानने के लिए हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। पायलट ही को नहीं, खुद ब्रिगेडियर साहब को भी इस बात का इल्म था कि दुश्मन ने इससे पहले हेलीकॉप्टर को यहाँ जवानों को उतारते देख लिया है और भारतीयों ने अब इनके इस्तकबाल के लिए मुनासिब बंदोबस्त किया होगा। इस बात के यकीनी चांसेस मौजूद थे कि वे दुश्मन की फायरिंग की जद में आ जाते। इन हालात में ब्रिगेडियर कमांडर का खुद सूरत हाल का जायजा लेने के लिए ऐसा खतरनाक सफर इख्तियार करना इनका अपने जवानों से बेपनाह मोहब्बत का शख्साना ही नहीं, इस एहसास जिम्मेदारी का भी अजीम मुजाहिरा था जो कौम ने इनके कंधों पर डाल दी थी। 9 बजे ब्रिगेडियर बुखारी का हेलीकॉप्टर बुलंद हुआ। बेस कैंप में धड़कने वाले दिल दुआ बन गए। बड़े नाजुक लम्हात थे, बड़ा आसाब शिकन मराहिल से गुजर रहे थे। मीरे लश्कर और लश्करियाने सफ़े शिकन गुज़श्ता 72 घंटों से लेफ्टिनेंट नवीद और नायक याकूब जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। फिक्रमंद मीरे लश्कर ने अपनी आंखों से दूरबीन लगाई हुई थी और वह बर्फ के इस मुंजमद समंदर पर नजरें जमाए होंठों पर दुआएं लिए
अपने अफसर और जवान की सलामती के लिए अल्लाह के हुजूर आजिज़ी कर रहा था। हेलीकॉप्टर अब सफेद मुंजबित समंदर पर मौजूद इस स्याह चट्टान तक पहुंच गया था जो इन दोनों का मुमकिन ठिकाना हो सकता था। अचानक ही बर्फीली फिजाएं तोपों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगी। हेलीकॉप्टर पर फायरिंग शुरू हो गई थी। मुश्ताक पायलट ने अपने हवास बरकरार रखे। मजबूत कुव्वत इरादी इसका बेहतरीन हथियार थी। इसने अपनी बेहतरीन तरबियत का मुजाहरा करते हुए हेलीकॉप्टर को घुमाया, पोजीशन बदली और अब वो इस चट्टान के बिल्कुल ऊपर आ गया था जहां इन दोनों जाबाजों ने पिछले 72 घंटे मौत से एक तवील और थका देने वाली जंग लड़ी थी। सर वो जिंदा है। अचानक ही ब्रिगेडियर बुखारी को पायलट की जोरदार आवाज सुनाई दी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा और पायलट हेलीकॉप्टर खतरनाक हद तक नीचे ले आया था। ब्रिगेडियर बुखारी के रुए रुए में तमानियत समा गई थी जब उन्होंने अपनी आंखों से लेफ्टिनेंट नवीद और नायक याकूब को हाथ हिलाते देखा। वेल्डन बेसाख्ता उन्होंने कलमाते तहसीन अदा किए। ब्रिगेडियर बुखारी ने फौरन 2 वायरलेस सेट हेलीकॉप्टर से नवीद टॉप पर गिराए और अपने जाबाजों की जुर्रतों को नजरे अकीदत गुजार कर वापस लौट गए। पायलट की तरफ से बेस कैंप को ये इतला मिल चुकी थी कि दोनों बखैरियत हैं। इस इतला ने यहाँ जिंदगी की एक नई लहर दौड़ा दी थी। तमाम गाजी दीवाना बहार नाराए मस्ताना बुलंद करने लगे। 21 अप्रैल सुबह 10 बजे बेस कैंप से हेलीकॉप्टर बुलंद हुआ जिसकी सीलिंग से कैप्टन कामरान बंधे थे। कैप्टन कामरान का इस्तकबाल नवीद टॉप पर लेफ्टिनेंट नवीद और नायक याकूब ने किया, जिसके बाद 8 और जांबाजों को भारतीयों की मुसलसल फायरिंग के दौरान नवीद टॉप पर कामयाबी से उतार दिया गया। कैप्टन कामरान ने एक लम्हा जाया किए बगैर सूरत हाल का बगौर जायजा लिया। इनकी तकलीद में भारतीय भी अपने जवानों को हेलीकॉप्टर के जरिए उतारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पाक फौज को 22,000 फीट की बुलंदी पर मोर्चा बंद होते देखकर इनके हौसले दम तोड़ने लगे। अब चोटी तक पहले पहुंचने की दौड़ लग गई थी। कैप्टन कामरान ने जान लिया था कि अगर भारतीय इनसे पहले चोटी तक पहुंचे तो सारी मेहनत और यहाँ 72 घंटे जानलेवा मौसमी हालात में गुजारने वालों की कुर्बानियां जाया जाएंगी। उन्होंने फौरन सिपाही सैयद जान और नायक असलम को चोटी पर कब्जा करने के लिए रवाना कर दिया। दोनों शेरदिल गाजियों ने अपने नाकाबिले तस्खीर अज़म के साथ रस्सों की मदद से अपने सामने मौजूद सद्दे सिकंदरी को बिल आखिर पाट लिया। चोटी पर अब पाकिस्तानी फौज काबिज हो चुकी थी। नायक असलम और सिपाही सैयद जान ने देखा पहाड़ के दूसरी तरफ से भारतीय फौजी चोटी से बमुश्किल 25-30 मीटर दूर रह गए थे। दोनों ने एक लम्हा जाया किए बगैर अपने हथियार सीधे किए और दुश्मन पर आतिश व आहन बरसाने लगे। इस अचानक फायरिंग से भारतीयों के दिल दहल गए। पहले ही हमले में इसके 2 जवान मारे गए और कई जख्मी हो गए। भारतीय फौज फौरन चट्टानों की ओट में दबक गए। उन्होंने अंदाजा कर लिया कि वो चोटी फतह करने की जंग हार चुके हैं। इसके साथ ही कैप्टन कामरान ने 2 और जवानों के साथ चोटी की तरफ अपने सफर का आगाज किया और इंतहाई जुर्रत ईमानी से बर्फ की इस नोकीली दीवार पर चढ़कर अपने साथियों तक पहुंच गए। कैप्टन कामरान ने यहां पहुंचकर 22,000 फीट की बुलंदी पर कामरान पोस्ट कायम कर दी। उन्होंने दुश्मन की रही सही उम्मीदों पर बर्फ जमा दी। एक के बाद एक जांबाज को कामरान पोस्ट पर उतरते देखकर भारतीय कमांडर बौखला गया। इसके लिए अब चोटी पर पहुंचना तो नामुमकिन था। इसे अपनी और साथियों की सलामती की फिक्र दामनगीर होने लगी। दूसरे ही लम्हे वो वायरलेस पर कमांडिंग ऑफिसर से मुखातिब था। सर टॉप तक कोई रास्ता नहीं जाता, हेलीकॉप्टर से भी पहुंचना मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी भी वहां नहीं पहुंच सकते, हमें वापस आने की इजाजत दी जाए। नामुमकिन को जाबाजों ने मुमकिन कर दिखाया था। दुनिया भर की जंगों में इतनी ऊंचाई पर होने वाले इस मार्के के फातिहीन ने अस्करी तारीख की नाकाबिले यकीन मिसाल कायम कर दी थी। कैप्टन कामरान और इनके साथियों ने भारतीयों को पसपा करके वापस धकेल दिया था और अब वो इंतहाई गैर यकीनी के हालात में यहाँ पोस्ट कायम करने जा रहे थे। इस चोटी पर 22,000 फीट की बुलंदी पर फौजी पोस्ट कायम करना इंसानी गुमान से बाहर की बात थी। चोटी तक राशन, हथियार, केरोसिन ऑयल के जेरी कैन, टेंट और दीगर जरूरियात जिंदगी पहुंचाना बज़ाहिर मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने वाले इन जांबाजों ने 6 घंटे की जानलेवा मुशक्कत के बाद ये कारनामा भी कर दिखाया। इस दौरान वो बहुत सी कुदरती आफात का शिकार होते रहे। कई जवानों को फ्रॉस्ट बाइट हो गया था। कुछ गाजियों को शदीद सरदर्द, हाई अल्टीट्यूड सिकनेस ने जकड़ लिया। इस मूजी मर्ज का इलाज सिवाय इसके और कुछ नहीं कि मरीज को एक लम्हा जाया किए बगैर पहले से कम बुलंदी पर लाया जाए। लेकिन आहनी आसाब रखने वाले इन गोश्त के इंसानों ने कोई शिकायत नहीं की, किसी इस्तराब का मुजाहरा नहीं किया। वो अपनी तमाम तर तवानाइयों के साथ अपने काम में जुटे रहे। भारतीयों का जवाबी हमला किसी भी लम्हे मुतवक्के था। वो ठंडे पेटों इस शिकस्त को हजम नहीं कर सकते थे।
और यहाँ सब दुश्मन के हमले के मुंतजिर और तैयार थे। अपनी जिस्मानी कमजोरी के बावजूद वो हरफे शिकायत लबों पर नहीं लाते थे। इन नाजुक हालात में कामरान पोस्ट पर एक तजर्बाकार अफसर की जरूरत और ज्यादा बढ़ गई थी, जो वहां जाकर न सिर्फ दुश्मन की मतवक्के कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दे, बल्कि जिसकी आमद से जवानों का मोराल और ज्यादा बढ़ सकता है। इस मरहले पर ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर में ब्रिगेडियर मेजर अब्दुर्रहमान बिलाल ने रस्म बिलाली निभाने के लिए अपनी खिदमत पेश की। इनके साथ ही 78 फील्ड रेजिमेंट के कैप्टन जफर दीदबान बनकर आगे पहुंचे। कैप्टन जफर को सीलिंग के जरिए नवीद टॉप पर उतारा गया, जिन्होंने यहां बैठकर अपने तोपखाने का कारगर फायर दुश्मन की इर्द गिर्द मौजूद पोस्टों पर गिराने शुरू कर दिए थे। मेजर बिलाल 29 अप्रैल को हेलीकॉप्टर की सीलिंग के जरिए नवीद टॉप पर उतरे और वहां से कठिन रास्ता सर करके कामरान टॉप पर पहुंचे और कमान संभाल ली। भारतीयों की आगरा पोस्ट पर कामरान पोस्ट गालिब हो गई थी। कैप्टन जफर ने कामरान टॉप पर पहुंचकर तोपखाने से फायरिंग करवाई। भारतीयों के गंगा बेस, साधु और आगरा 2 को मलिया मेट करवा दिया। इस दौरान नवीद टॉप से भारतीयों की गंगा बेस और साधु पोस्ट के दरमियान चलने वाली पार्टियों की कमबख्ती आ गई थी। इस रास्ते पर सफर करने वाली भारतीय फौजी छोटे हथियारों और रॉकेट लॉन्चर्स की जद में आ चुके थे और इनके लिए यहाँ सफर करना मुमकिन नहीं था। गाजियों ने जुर्रत ईमानी का मुजाहरा करते हुए दुनिया की अस्करी तारीख का हमेशा जिंदा रहने वाला बाब रकम किया था। उन्होंने इस महाज पर दुश्मन के दम और सर दोनों अपने कदमों तले कुचल डाले थे। अब दुश्मन बेबस हो चुका था। इसने बथेरे हाथ पांव मारे, बेपनाह आतिशवाहन बरसा कर अपनी अददी और असलही बरतरी के बलबोते पर चाहा कि अपनी शिकस्त का दाग धो ले, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं रहा था। पाकिस्तानी दीदबान ने इंतहाई महारत से तोपखाने का फायर गिराकर गंगा बेस को तबाह करवा दिया था। शिकस्त खोरदा भारतीय बड़ी तेजी से राह फरार इख्तियार कर रहे थे। गंगा बेस खाली हो गया था। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।